हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में 2018 में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था आपका फिजिक्स थ्योरी का, उसके जो भी 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स से, जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इनसाइड क्लोज सरफेस। ठीक है, कोई क्लोज सरफेस है जहाँ पे हमने n नंबर्स ऑफ डाइपोल्स को क्या करा हुआ है, इनक्लोज किया हुआ है। द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी, तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस से, क्लोज सरफेस में, वो क्या होगा। देखिए इसको समझते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आपके पास ये क्लोज सरफेस है, यहाँ पे जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो लेट्स से ये आपको प्लस क्यू है, तो यहाँ पे एक आपका माइनस क्यू है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होगा बच्चों वो क्या होगा, वो होगा प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। एज चार्ज इज जीरो, तो वी नो कि फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है, तो गॉसेस लॉ से क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, वो किसका होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस होता है, ईडीए होता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और जब हमारा क्यू इनक्लोज ही जीरो है, जब हमारा क्यू इनक्लोज ही जीरो है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखिए कि जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो जो हमारा मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। तो ये फाई जीरो होगा। यहाँ पे हमारे पास देखो, अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो चार्ज के लिए दो केसेस हो सकते हैं कि या तो चार्ज आपका किस में हो, या तो चार्ज आपका रेस्ट में हो, या तो चार्ज आपका क्या हो, डायनमिक हो यानी मूवेबल हो। अगर आपका चार्ज रेस्ट में है, अगर आपका चार्ज रेस्ट में है, तो ये जो फील्ड जनरेट करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा अगर आपका चार्ज रेस्ट में है। और डायनेमिक है तो दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है, या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, और या तो क्या हो, वेरिंग वेलोसिटी से ये मूव जा रहा हो, वेरिंग वेलोसिटी। तो दो केसेस हो सकते हैं हमारे पास, या तो वेरिंग वेलोसिटी हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और अगर हमारी वेरिंग वेलोसिटी हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे हमारे दो केसेस हो गए, ठीक है। और जो ये वेरिंग हो चाहे कांस्टेंट हो, ठीक है, इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए, अगर हमारा कोई चार्ज है वो मूविंग है तो वो कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, तो वो करेगा आपका बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहले वाले का आंसर था हमारा जीरो। उसके बाद आ जाइए एक, ठीक है, द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इन अल्टरनेटिंग सर्किट इज 4 एम्पियर। देखो जो हमारा एमीटर होता है वो सर्किट में लगा हुआ है और उसका रीडिंग हमारा कितना आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट, तो ये हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम करंट जो हमारा होगा सर्किट में वो कितना होगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो आरएमएस वैल्यू, ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू का रिलेशन तो हमें पता है कि आरएमएस वैल्यू जो होता है हमारा वो क्या होता है, अगर करंट की बात करें तो आई आर एम एस, ठीक है, इज इक्वल टू आई मैक्सिमम अपॉन √2। तो ये आपको पता है, अगर आई आर एम एस गिवन है कि 4 है तो ये √2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और हमारा आई मैक्स बच जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्स, तो जो ये मैक्सिमम करंट होगा वो कितना होगा, 4√2 एम्पियर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि हमें एमीटर में क्या मिलता है, आरएमएस वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following wave is not electromagnetic wave? Which of the following wave is not electromagnetic wave? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ना। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर है साउंड वेव। जो साउंड वेव होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। देखो रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होता है। तो ये आपको पता है कि जो हमारा रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे पहले रेडियो आता है, फिर माइक्रो आता है, फिर इंफ्रारेड आता है, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विजिबल, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट और फिर एक्स वाई। तो ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव्स हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रीजन, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो जो हमारी रेडियो है, माइक्रो है और अल्ट्रा है, सारे इस स्पेक्ट्रम में है। जो सिर्फ साउंड वेव है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आप इसे भी एक बारी देख के जरूर जाइए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है हमें, ठीक है, और ये है 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग 1.5। तो हमसे पूछ रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उस ग्लास में कितनी होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे गिवन क्वांटिटीज़ क्या क्या है। तो पहले तो हमें पता है कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, तो ऐसे कुछ सोचिए कि ये स्लैब है ग्लास का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पे आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, थोड़ा सा बैंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ। तो ये आपको रिफ्रैक्शन के लॉस से पता होगा कि टुवर्ड्स बैंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ हमारी रे बैंड हो जाती है जब रेयरर से डेंसर में आती है। हमें पता है कि जो हमारा एयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उसके बाद इसका गिवन है μ2 हमें गिवन है, v1 हमें पता है, ठीक है, दैट इज़ 3 × 10⁸। हमें v2 निकालना है। तो देखो स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारा sin r है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, n2 बोलो या μ2 बोलो, ठीक है। तो μ2 μ1, ठीक है। μ1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड μ2 इज गिवन एज 1.5, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो अब आ जाइए कि हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद अगर वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछे तो इन्वर्स रिलेशन होता है, वेलोसिटी के साथ v1 ऊपर चले जाता है, v2 नीचे आ जाता है। अब देखिए ये हमें सारा का सारा गिवन है। तो μ2 हमें गिवन है, तो μ2 हमारा है 1.5, μ1 हमारा 1 है, v1 हमारा कितना है 3 × 10⁸, ठीक है। v2 हमें निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए v2 इधर चले जाएगा तो v2 को यहाँ ले जाइए, 3 × 10⁸ को यहीं पे रहने दीजिए, 1.5 को यहाँ ले आए तो 1.5 से 2 टाइम्स कट जाएगा, जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो कितना आएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। व्हाट आर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट कॉल्ड। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्हें क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट बनती है उसे क्या बोलते हैं हम, फोटो करंट बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट बनती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम फोटो करंट। तो फोटो एमिशन के लॉस आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फोटो एमिशन होता क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, बेसिकली आपका लाइट एनर्जी का किस में कन्वर्ट हो जाना, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना हमारा क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल में ये याद रखें। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ विल बी द मास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल चेंजेस व्हेन 1 अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड फ्रॉम इट्स न्यूक्ली। देखो ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर कोई किसी न्यूक्ली से अल्फा रिलीज हो रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, तो इसके जो मास नंबर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से ये कोई आपका मटेरियल है जिसका ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ए, लेट्स से में एटॉमिक नंबर होता है हमारा Z, और यहाँ पे लिखते हैं हम एटॉमिक मास। यहाँ पे क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। तो ए से लिखते हैं हम एटॉमिक मास, Z से लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर। तो जो अगर इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज़ होता है, ठीक है, अगर इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज़ होता है तो हमारा आपको पता होगा कि जो नया इसका डॉटर एलिमेंट बनेगा, ठीक है, न्यूक्ली बनेगा, उसका क्या होता है, Z डिक्रीज़ हो जाता है 2 से, ठीक है, नंबर डिक्रीज़ हो जाता है 2 से, और मास कितने से डिक्रीज़ हो जाता है, 4 से। तो मास कितने से डिक्रीज़ हो जाएगा, 4 से। तो यहाँ बचेगा कितना, अल्फा। तो अल्फा यानी 2 लेके गया होगा और नंबर इसका मास कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। तो आप इसे ध्यान रखें कि कभी भी अगर हमारा कोई न्यूक्लियस टूटता है, उससे अल्फा पार्टिकल रिलीज़ होता है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा यानी Z होगा वो 2 से डिक्रीज़ होगा, और जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो 4 से डिक्रीज़ होगा। तो ये आप याद रखिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का,
राइट द नेम ऑफ मैक्सिमम यूज्ड मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए जो मैक्सिमम यूज मटेरियल होता है दैट इज सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए सिलिकॉन का मैक्सिमम यूज किया जाता है, ठीक है। जर्मेनियम का भी यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन जर्मेनियम में एक टर्म्स आती है कि जर्मेनियम के केस में लीकेज करंट ज़्यादा होती है, इसलिए जर्मेनियम का थोड़ा कम यूज़ किया जाता है कंपैरेटिवली सिलिकॉन से। तो जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की ज़्यादा बेहतर होती है, इसलिए हम सिलिकॉन को कंस्ट्रक्शन में ट्रांजिस्टर के खूब यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।